नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई संदीप आपके अपने चैनल बीपीएससी टीआरई एजुकेटर पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह चैनल बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पूर्णतया समर्पित है और इस चैनल पे आपको बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का संपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री में कराया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत आपको सबसे पहले बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम और सिलेबस समझा दिया गया है और उससे रिलेटेड 3 वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस सेगमेंट से पूछे गए हैं तथा उन प्रश्नों के स्रोत क्या हैं कि हम कहाँ से पढ़ें कि जो हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी एग्ज़ाम में फंस जाएं। तो साथियों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि बीपीएससी पीआरटी का प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना दिया गया है। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाके आप बीपीएससी पीआरटी 3.0 का प्लेलिस्ट जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो साथियों, आज पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग इसके बाद बीपीएससी ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे और बहुत ही सटीक विश्लेषण आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले इतिहास से संबंधित इतिहास विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, जो कि 1 से 5 के लिए होता है, तो उन प्रश्नों का विश्लेषण कराया जाएगा। और इस क्रम में हमारे पास कुल 4 क्वेश्चंस पेपर हैं और जिसमें से जो पहला क्वेश्चन पेपर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो आयोजित हुआ था 24 अगस्त 2023 को और इसको बीपीएससी टीआरई 1 भी बोला जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 1 का जो पेपर है उसका जो सेट ए है, इसके अलावा सेट ई भी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में विश्लेषण कराया जाएगा। आज वाले वीडियो में आपको बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो 24 अगस्त को पेपर हुआ था उसका जो सेट ए है उसका विश्लेषण कराया जाएगा। तो साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे और साथ में जो विश्व का इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे गए थे। तो आपको इतिहास विषय का महत्व पता चल गया होगा कि बीपीएससी ट्री के एग्ज़ाम में इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें इस प्रश्न पत्र में जो पहला क्वेश्चन हम लेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें आपका जो प्रश्न संख्या 36 है, तो ये है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो आप इसका आंसर जो है यहाँ पे मोरक्को है। तो मोरक्को साथियों, आपको ध्यान रखना है कि यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इब्न बतूता यहाँ से आए थे और इन्होंने भारत के अलावा कई सारे देशों का इन्होंने जो है यात्रा किया था और उन यात्राओं का जो वृत्तांत है उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है और उस पुस्तक का नाम है रिहला। तो ध्यान रखना है आपको, जो इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 39 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो साथियों, इस प्रश्न को पूछने का जो अर्थ है मैं वो आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इसमें गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास, इसका मतलब होता है कि गांधी जी की हत्या करने का प्रयास
जो है सबसे पहले किसने किया था, उस षड्यंत्र को किसने रचा था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इरविन। तो इरविन आपको ध्यान रखना है, ये इंडिगो की खेती कर जो किसान वहाँ पे खेती करते थे तो उससे संबंधित जो नील की फैक्ट्री होती है, इंडिगो को नील बोला जाता है, तो जो नील की फैक्ट्री ये मोतिहारी में स्थापित किया था इरविन ने। और इसको बहुत ज़्यादा डर था कि गांधी जी के आने के कारण इन लोगों का काम खराब हो जाएगा, तो इस वजह से इसने एक योजना बनाया और उस योजना के तहत गांधी जी को इसने बुलाया था अपने यहाँ पे, और वहाँ पे जो है बतख मियाँ के जरिए इसने जहर देने का प्रयास किया था, लेकिन बतख मियाँ ने अंत में मना कर दिया और जिसके बाद फिर जो है गांधी जी की जान बच गई। तो साथियों ये ध्यान रखना है कि गांधी जी की जान लेने का प्रयास या गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो इरविन था। ठीक है, तो ये नील फैक्ट्री का मालिक था मोतिहारी में। और साथ में ध्यान रखना कि बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह का आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ में यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है एच.एस. पोलाक, तो एच.एस. पोलाक के बारे में आपको ध्यान रखना है साथियों। एच.एस. पोलाक को साउथ अफ्रीका में रहते थे। इनका जो मूल है ये ब्रिटिश मूल के थे और ये गांधी जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे और इन्होंने गांधी जी के साथ में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है काफ़ी काम किया था साउथ अफ्रीका में। तो आपको ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी के साथ में जो है साउथ अफ्रीका में किसने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ काम किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा एच.एस. पोलाक। ठीक है साथियों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो साथियों ये प्रश्न आपका जो है एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है कदम्ब। तो कदम्ब या महुआ, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं वो किस पेड़ की पूजा करती हैं, तो कदम्ब या महुआ। और इसके अलावा अगर प्रश्न आता है कि उड़ीसा बिहार की जनजातियाँ किन पेड़ की पूजा करती हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इमली और आम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्रश्न अगली बार पूछा जा सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 पे आते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो जवाब है वो है जगजीवन राम। तो इनको बाबू जगजीवन राम भी बोला जाता है और ये पहले श्रम मंत्री भी थे आज़ाद भारत के और अस्थायी सरकार में ये श्रम मंत्री भी थे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सी राजगोपालाचारी हैं ये शिक्षा मंत्रालय इनके हाथ में था। तो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अरुणा आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना अरुणा आसफ अली रेलवे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और साथ में जो है श्रम मंत्रालय जो है बाबू जगजीवन राम जी के पास में था। फिर अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ। तो साथियों आप सभी को पता है कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में सफल हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रेरियन एक्ट आया था और उससे पहले एक समिति भी बनाई गई थी जिसमें गांधी जी सदस्य भी थे। तो जो चंपारण कृषि कानून था, चंपारण एग्रेरियन एक्ट था 1918 में, ये आपका जो है अप्रैल महीने में पास किया गया था। तो इस चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखना अप्रैल 1918 में इसको पास किया गया था और साथ में मई में
इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मई 1918 में इसको लागू किया गया था। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पास कब किया गया था कानून, तो वो हो जाएगा आपका आंसर अप्रैल 1918। चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो साथियों ये जो ऑप्शन है ये गलत है, और ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का जो लेखन है ये जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो साथियों ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ में ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। और इसमें प्रश्न आता है कि जो पहले नंबर के सत्याग्रही थे, तो जो पहले नंबर के सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। और साथ में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले विनोबा भावे ने इसके तहत गिरफ्तारी दी थी, और वो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और तीसरे नंबर पे जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका जो ये कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। तो द इंडियन स्ट्रगल नाम की जो पुस्तक है उसके जो राइटर है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो साथियों अब आगे इस प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो साथियों इसमें आपको पहला चीज़ ध्यान रखना है कि सन्यासी नाम का कोई जनजाति नहीं है। संथाल जनजाति है, उराव जनजाति है, लेकिन जिस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था उसका नाम है उराव जनजाति। और साथियों आपको ध्यान रखना कि जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, 1922 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये देशबंधु CR दास। तो आपको ध्यान रखना है कि CR दास के अध्यक्षता में कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में संपन्न हुआ था। और उस अधिवेशन में उराव जनजाति का जो नेतृत्व था वो गुलाब तिवारी ने किया था। यानी गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में भाग लिया था। और इनको ताना भगत भी बोला जाता है। जो उराव जनजाति के लोग हैं इनको ताना भगत भी बोला जाता है। और इनसे संबंधित आपने मूवमेंट भी पढ़ा है जिसके बारे में जिसका नाम है ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत आंदोलन। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो जत्रा भगत ने। तो जत्रा भगत आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अब आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 65, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो पता करना है। तो पहला जो विकल्प है एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो आपका उसके बाद फिर यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से संबंधित है, जो इनका जो अखबार हुआ करता था। और साथ में आपको ध्यान रखना है जो न्यू इंडिया नाम का जो अखबार है वो एनी बेसेंट का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ वो एनी बेसेंट का है। साथ में इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी विकल्प गलत दिया गया है। इंडियन स्पेक्टेटर से जो जुड़े थे उनका नाम था BM मालाबारी।
और तो अतः जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों गलत हैं, तो इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आगे बढ़ते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो साथियों, आपको इसमें इस प्रश्न पत्र में ध्यान रखना है कि 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो मतलब सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और ये इसका नेतृत्व किया था, उसकी जो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। और 1938 में जो आपका अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 67 तो ये है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस पुस्तक से ये जो प्रश्न है ये रिपीट भी किया गया है बीपीएससी टीआरई में। तो ये आपको दर्शाता है कि आपको बीपीएससी टीआरई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका विश्लेषण करना कितना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। और नमक सत्याग्रह के प्रभाव में आके जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था, और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी से पूरे भारत में स्टार्ट हो गया था, और इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। तो चूँकि बिहार राज्य के आसपास समुद्र है नहीं, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो इस वजह से जो है बिहार में जो है चौकीदारी कर ना देने का जो है फैसला किया गया वहाँ के आंदोलनकारियों के द्वारा, और इसलिए जो है एंटी चौकीदारी मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और इससे संबंधित चौकीदारी कर देने से जो इनकार कर दिया था, इससे संबंधित जो आंदोलन हुआ था वो मुख्यतः भागलपुर में था। इसके अलावा मुंगेर और सारण भी इसका केंद्र था, और भागलपुर में जो इसकी नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। तो भागलपुर में महादेव लाल सराफ ने। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना, जो ग्रांड ओल्ड वीमेन ऑफ इंडिया हैं वो हैं अरुणा आसफ अली जी, और जो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रांड ओल्ड मैन पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और जब महिला पूछेगा ग्रांड ओल्ड वीमेन वयोवृद्ध महिला तो वो अरुणा आसफ अली जी को बोला जाता है। और इनका जो है अरुणा आसफ अली जी का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो गुलाब कौर है ये गदर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और अगला जो ऑप्शन है बिस्नी देवी शाह, तो ये उत्तराखंड से संबंधित थी, और ये उत्तराखंड की पहली महिला आंदोलनकारी थी जो जेल में गई थी। तो इसका जो इस प्रश्न का सही जो आंसर वो है अरुणा आसफ अली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 पे किस स्थान पर बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है पूना। पूना में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जीन बेपिस्टा थे। और इसके अलावा
आप लोग को ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो पूरे भारत में दो होम रूल लीग के दो सेंटर्स थे। पहला सेंटर था पूना में, जो कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था, और साथ में एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अगले प्रश्न संख्या पे बढ़ते हैं 71 पे। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सहजानंद सरस्वती हैं इसके संस्थापक थे। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो सहजानंद सरस्वती जी थे। और ये किसान बहुत ही प्रसिद्ध, बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध किसान नेता थे, जो कि अखिल भारतीय स्तर पे भी इनका नाम था, और इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई में, जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। तो और इसके अलावा यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन भी इस हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो साथियों, आप लोग जानते भी हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है ह्यूज रोज, जनरल ह्यूज रोज। और जनरल ह्यूज रोज वही अंग्रेजी जनरल हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई जी जो है शहीद हो गई थी। और वहाँ पे उनका जो पराक्रम है, जो रानी झांसी का जो पराक्रम था, उससे इतने प्रभावित हुए थे, तो वहाँ के बाद और उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि वहाँ से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज। इसके अलावा कैंपेबल के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था। तो लखनऊ में दमनकर्ता कौन थे? कैंपेबल थे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 74। ये आपका प्रश्न विश्व इतिहास से पूछा गया है, और इसमें जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो रूसी क्रांति आप लोग को ध्यान रखना है 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और रूसी क्रांति और यूएसएसआर, उसके बाद फिर यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, और इसके प्रभाव स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन भी हुआ था, और द कॉमिंटन का भी सम्मेलन हुआ था, जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में, और ये जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इसी नाम से इनकी पुस्तक भी है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद की जो अवधारणा है वो आपकी दी है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है आरएसएस, उसकी स्थापना इन्होंने की थी 1925 में। तो आरएसएस की स्थापना 1925 में जो की थी, संस्थापक इसके हैं केशव बलिराम हेडगेवार। और इसके अलावा माधव सदाशिव गोलवालकर भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसमें आपको असहयोग आंदोलन ध्यान रखना, 1920 से 1922 के बीच में ये आंदोलन सक्रिय था। और इसमें जो खेतीहर थे, जो किसान थे, उनकी जो मांगें थी वो थी राजस्व में कमी की जाए, बेगारी का उन्मूलन किया जाए, साथ में वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, ये भी था। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी हो जाएगा।
फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो शक्तियाँ हैं वो बटी होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, जिससे बैलेंस ऑफ पावर्स जो वो बना रहे। तो ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज में इसका इन्होंने मेंशन किया था। और साथ में आपको ध्यान रखना, माई थॉट्स और लेटर पर्सन्स, ये दोनों जो पुस्तक है ये भी मॉन्टेस्क्यू की हैं, लेकिन इसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में नहीं बताया है, ये अलग बुक किताबें हैं। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना कि मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड 3 किताबें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस प्रश्न का जो आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काटना बड़े मात्रा पे, जिससे कि पर्यावरण पे असर पड़ता है। तो आपका जो निर्वनीकरण का जो मुख्य कारण था, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो ये मुख्य कारण नहीं है। साथ में और इतना ज़्यादा रेलवे का इतना ज़्यादा भी डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के समय में नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ में नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय तथा कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। तो चाय और कॉफ़ी का जो वृक्षारोपण है वो किया गया है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र में किया गया है, जो जैसी जलवायु होती है उसके आधार पर। तो ये भी उत्तर नहीं है। साथ में जो इसका निर्वनीकरण का जो मुख्य कारण रहा ब्रिटिश शासन के दौरान, वो था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, यानी खेती को करने के लिए, विस्तारित खेती को करने के लिए, या कॉमर्शियल जो फार्मिंग है जैसे नील वगैरह की खेती करने के लिए, या अफीम की खेती करने के लिए, या अन्य जो खेती है उसको करने के लिए। तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए जो भूमि को उन्नत करना, इसके लिए जो है जंगलों को काटा गया और वहाँ पे जो है खेती की गई। तो यहाँ पे निर्वनीकरण का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथ ही ये भी प्रश्न आपका जो है विश्व इतिहास से पूछा गया है। और 1929 में महामंदी आई थी, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको महामंदी कहा जाता है हिंदी में। और इसमें जो है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल प्रभावित किया, तो ये भी सही है। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, तो ये भी विकल्प आपका सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। और साथियों, महामंदी का जो असर था वो पूरे विश्व पे पड़ा था, और उस पूरे विश्व के उसमें जो है, चूँकि भारत उस समय ब्रिटिश का जो ब्रिटिश उत्पाद हुआ करते थे, तो उनका एक मार्केट बन गया था, बहुत बड़ा मार्केट बन गया था। तो ब्रिटिश से जो चीज़ें, ब्रिटिश लोगों द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती थी, तो ब्रिटेन में जो भी चीज़ें बनती थी वो भारी मात्रा में भारत के मार्केट में उतारी जाती थी। और चूँकि महामंदी आई तो उसका असर जो है भारत पे भी पड़ा, तो इस वजह से जो है इसने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, आयात निर्यात को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। और साथ में ये भी दिखाता है कि सब लोग, जो सारी अर्थव्यवस्थाएं वो आपस में जुड़ गई थी, तभी जो है सब पे जो है असर किया है महामंदी ने। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी नामक जो पुस्तक है हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स, तो इसकी जो रचना की है वो एंगस मैडिसन ने की है। तो इनके अनुसार जो है भारत का विश्व जीडीपी में, पीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका जो सही आंसर वो है 32%। ये भी प्रश्न आपका जो है विश्व इतिहास से रिलेटेड पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इस आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मपाल। और साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है द धर्मपाल है। बाकी तिलक और गांधी जी इस बुक से कहीं से भी संबंधित नहीं है,
तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपके ये लगभग 20 प्रश्न थे जो इतिहास वर्ग से पूछे गए थे, और इतिहास वर्ग का आपके बीपीएससी टीआरई की परीक्षा में बहुत ही योगदान है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, और साथ में जो है आप इस वीडियो विश्लेषण को देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा आगे के वीडियोस में जब एक प्रॉपरली आपको क्लासेस कराई जाएंगी तो वहाँ से आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएंगी, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और आप बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि इतिहास बीपीएससी टीआरई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भाग दूसरा होगा, और उसमें हम लोग जो है 24 अगस्त जो परीक्षा कराई गई थी उसका जो दूसरा पार्ट है यानी सेट ई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो साथियों चैनल के साथ में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।